गुड इवनिंग टू ऑल। आज का मेरा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। ठीक है, हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप होगा जैसा इस डायग्राम में दिखलाया गया है, और इस कंडक्टिंग लूप के कारण इसमें जो फ्लो हो रहा है करंट है, उसके कारण इस लूप के एक्सियल पॉइंट पर, इस लूप के एक्सिस पर, ये एक्सिस हो गया जो कि इसके सेंटर से गुजर रहा है, इस लूप की सेंटर सी से गुजर रहा है ये एक्सिस। इस एक्सिस पर कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा P, और उस पॉइंट P पर हमें इस करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बायट-सावर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करके निकालना है। ठीक है, तो मान लो कि एक कंडक्टिंग लूप है जिसका रेडियस स्मॉल a है, जिसका ये सेंटर स्मॉल c हो गया, और इसमें I एम्पियर की DC करंट जो है इस सेंस में फ्लो हो रही है। ध्यान देना, ये लूप हो गया जिसमें करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है। ठीक है, DC करंट का I एम्पियर का, और इसकी ये एक्सियल पॉइंट हो, एक्सियल लाइन हो गई। इस एक्सियल लाइन पर कहीं कोई पॉइंट, मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ हमें इस करंट कैरिंग लूप के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो इसको मैं अलग से एक मॉडल बना के आपको ठीक से समझाऊंगा। यहाँ पहले डायग्राम को ठीक से समझ लो। तो मान लो कि वो पॉइंट जो एक्सिस पर एग्जिस्ट कर रहा है, P पॉइंट, जहाँ फील्ड फाइंड आउट करनी है, उसकी दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस लूप जो है वो स्मॉल r है, और चूँकि लूप की रेडियस स्मॉल a है, तो मान लो कि इस लूप पर कोई एक छोटा सा एलिमेंट हम अगर कंसीडर करें, जैसे मान लो कि इस लूप के टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक छोटा सा एलिमेंट लें जो कि पॉइंट साइज्ड है, तो उस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट P की जो पोजीशन वेक्टर है, सपोज करो कि वो S है, S वेक्टर है। ठीक है, और ये जो डायगोनल डिस्टेंस हो गया इस करंट एलिमेंट से पॉइंट P की, वो S हो गई, और S वेक्टर जो है ये इसकी पोजीशन वेक्टर हो गई P। अगर S की मैग्नीट्यूड की बात करें हम, तो कितना हो जाएगा, मॉड S इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, चूँकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल से दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो s की मैग्नीट्यूड इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए हम प्लान ये किए हुए हैं कि इस कंडक्टिंग लूप को बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्री लूप से मिलकर के बना हुआ मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि dl लेंथ के बहुत सारे एलिमेंट से मिल करके ये लूप जो है बना हुआ है। अब इसको मैं एक मॉडल की मदद से समझाऊँ ठीक से। ठीक है, सपोज करो कि ये कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, ये कंडक्टिंग लूप है सर्कुलर, और ये बहुत से छोटे छोटे एलिमेंट्री लूप, मान लो कि dl मीटर लेंथ का एक लूप लें, dl मीटर लॉन्ग, तो इस पूरे लूप को अगर हम सैकड़ों हजारों छोटे छोटे एलिमेंट से मिल करके बना हुआ मान लें, करंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मान लें, तो ऐसा हम कर सकते हैं। और उन सभी एलिमेंट्स के कारण हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर, ये पॉइंट P है जहाँ, जो कि इसकी एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये इसकी एक्सिस हो गई, तो इस पॉइंट P पर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के कारण पहले हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, और उसके बाद सभी एलिमेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी एक्सप्रेशन आएगा एक सिंगल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इस पॉइंट P पर, उसको 0 से लेकर के 2πa तक इंटीग्रेट कर देंगे इस रेंज में, तो पूरा लूप जो है कवर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन की मदद हमें लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले प्लानिंग क्या है, हमें करना क्या है, इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तुम देखो करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, I एम्पियर की DC करंट ऐसे होकर यहाँ से ऐसे करंट फ्लो हो रही है इस सेंस में। ठीक है, DC करंट, इस लूप की रेडियस ये कितनी हो गई, ये रेडियस हो गई स्मॉल a। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट C कहलाएगा, इस सेंटर पॉइंट का नाम दे दो C। ठीक है, और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक करंट एलिमेंट हम लेंगे छोटा सा dl मीटर लेंथ का, और उसके कारण यहाँ पर इस पॉइंट P जो कि एक्सिस पर लाई करेगा, ये हो गई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हम इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण, तो ध्यान देना ऊपर में अगर एक करंट एलिमेंट लेते हैं तो उस करंट एलिमेंट को वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो चूंकि करंट इस सेंस में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर लिए गए छोटे से करंट एलिमेंट dl का जो डायरेक्शन होगा वो इस दिशा में हो जाएगा dl, चूँकि करंट की डायरेक्शन में वो करंट एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर इस लूप के लिए गए करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, तो dl की दिशा ये हो जाएगी यहाँ पर।
और यहाँ इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर लिए गए करंट एलिमेंट जिसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, इसकी वजह से यहाँ पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और फिर उसके बाद इस पूरे लूप को ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों छोटे छोटे एलिमेंटल पोर्शन से मिलकर के, एलिमेंट्री करंट एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ मानते हुए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको 0 से लेकर के 2 पाई ए तक, ए इज़ द रेडियस, 2 पाई ए तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो सभी एलिमेंट्स के कारण यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकालेंगे। तो ये प्लानिंग है। तो मान लो कि जैसे इसका लूप का रेडियस स्मॉल ए हो गया, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी, ये पॉइंट पी हो गया, इसकी जो दूरी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस लूप, ये मान लो कि ये स्मॉल आर है, ठीक। और एक हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पर इस लूप के एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल मीटर लेंथ का अगर हमने लिया है, इस डीएल मीटर लॉन्ग एलिमेंट के कारण यहाँ पी पर मैग्नेटिक फील्ड अब निकालेंगे। तो पहले पी पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर होगी इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, वो मान लो कि एस है। ये वेक्टर सपोज करो कि एस है, ये एस डायरेक्शन है, ठीक है, एस वेक्टर। तो ये जो है एस, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, साफ दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है तुम्हें, जिसमें ये आर डिस्टेंस हो गया। ध्यान देना, लूप के सेंटर से पॉइंट पी की दूरी मान लो कि स्मॉल आर है, ठीक है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये रेडियस हो गया ए, ये दूरी हो गई आर, तो ये एस कितना हो जाएगा, एस का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √A² प्लस R² हो जाएगा। ये एस की दूरी हो जाएगी, मतलब इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस एस जो होगी उसका मैग्नीट्यूड जो है √A² प्लस R² हो जाएगा। अब इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले हम फाइंड करते हैं। तो क्या होता है तरीका, याद करो, एक छोटे से किसी भी करंट एलिमेंट के कारण जो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो बायट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर वो भी वेरी स्मॉल होगी, चूंकि एक छोटे से एलिमेंट के कारण फील्ड की बात कर रहे हैं। तो मान लो कि वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ dB है, तो उस dB की मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर, डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे, इस पॉइंट पर इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो बायट-सावर्ट्स लॉ से कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी μ0/dB = μ0/4 पाई इंटू आई डी एल। ध्यान देना, करंट एलिमेंट की लेंथ और इंटू साइन थीटा, अब इसी थीटा का मतलब समझेंगे, अपॉन S², ठीक है। तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन S² हो जाएगा। तो यहाँ थीटा का मतलब क्या हुआ, थीटा का मतलब ये हुआ कि ये जो करंट एलिमेंट है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, इस करंट एलिमेंट से उस पॉइंट P जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले उसकी जो पोजीशन वेक्टर है, उसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो इस करंट एलिमेंट के साथ, करंट एलिमेंट वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा, तो करंट एलिमेंट वेक्टर ये हो गया, एस वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर हुआ उस पॉइंट P का विद रिस्पेक्ट टू दिस करंट एलिमेंट, वो हो गया एस। तो इन दोनों के बीच के एंगल तुम्हें साफ दिख रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री की हो जाएगी। तो इसी एंगल का साइन लेना है फॉर्मूला में, बायट-सावर्ट्स लॉ में। तो साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका साइन 90 जो कि 1 हो गया, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके लिए साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 होकर के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये dB जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो μ0/4 पाई आई डी एल साइन 90 जो कि 1 हो गया अपॉन S² हो जाएगा। S² क्यों, तो करंट एलिमेंट से जो दूरी है इस पॉइंट P की, वो दूरी कितनी हो गई, S के बराबर हो गई, इसलिए इस दूरी का स्क्वायर S² करेंगे, ठीक है। अभी हमने बताया कि S कितना है, A² प्लस R² का सम का स्क्वायर रूट है, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, A² प्लस R² हो जाएगा, ठीक है। तो ये S का स्क्वायर करेंगे हम। अब डायरेक्शन बाद में जानेंगे, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखो। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट जो उस करंट कैरिंग लूप के टॉप मोस्ट पॉइंट पर लिया गया है, जैसा मॉडल में मैंने दिखलाया, तो उसके कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो dB = μ0/4 पाई इंटू आई डी एल, और साइन थीटा वाला टर्म साइन 90 होकर के 1 हो गया, जिसको मैं नहीं मेंशन कर रहा हूँ, अपॉन S² हो जाएगा, ठीक है। और S की वैल्यू जैसा मैंने बताया बाद में पुट करेंगे हम, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इस डेरिवेशन में, इस डिडक्शन में, इस आर्टिकल में वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो एलिमेंट हमने लिया है, इसके कारण इस पॉइंट P पर, इस लोकेशन P पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है।
तो याद करो तुम लोग, एक्चुअल में ये डायरेक्शन जो है वो dl क्रॉस s वेक्टर से डिसाइड होता है, ठीक है। dl वेक्टर क्रॉस पोजीशन वेक्टर जो होता है उस पॉइंट P का, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट। तो इस पूरे रिंग के इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन के कारण, इस छोटे से एलिमेंटल रिंग dl मीटर लेंथ के रिंग के कारण, जिसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट P की जो पोजीशन वेक्टर s है, इस पॉइंट P पर इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे निकालेंगे, तो dl अक्रॉस s वेक्टर हमें करना होगा। dl वेक्टर क्रॉस s वेक्टर करेंगे तो dl क्रॉस s की डायरेक्शन जो होगी, तो dl क्रॉस s की डायरेक्शन किधर होगी, तो एक बात तय है, a क्रॉस b का डायरेक्शन हमें फाइंड करना होता है। तो हम जानते हैं कि a और स्क्रू रूल पहले तो अप्लाई करते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन है वो a और b दोनों जिस प्लेन में लाई कर रहे होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखो, ये dl एलिमेंट की दिशा ये है, s वेक्टर की दिशा ये है, ये dl एलिमेंट इधर की ओर है, s इधर की ओर है, ये दोनों इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर की ओर होगी, ठीक है। तो dl क्रॉस s करोगे तो dl क्रॉस s की दिशा, यहाँ पर dl एलिमेंट क्रॉस s करोगे तो इस पॉइंट पर हम स्क्रू की टिप रखेंगे जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ds से r की तरफ रोटेट करेंगे उसको। तो ds से r की तरफ रोटेट करोगे तो ये स्क्रू इधर की ओर इशारा कर रहा है, तुम देखो ये इंक्लाइन होगा, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जिस प्लेन में ये dl वेक्टर और s वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये जो दिशा है, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट dl। तो ये डायरेक्शन समझना इंपॉर्टेंट होता है। मैं रिपीट कर दूं, ये dl इस प्लेन में लाई कर रहा है, dl लाई कर रहा है इधर, ये dl की दिशा हो गई, ठीक है। ये s हो गया इधर की ओर, ये s वेक्टर हो गया इधर की ओर, दोनों इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये प्लेन खुद इंक्लाइन है, हॉरिजेंटल से क्या है, थोड़ा सा इंक्लाइन है। कितना इंक्लाइन है, तो मान लो कि ये जो हॉरिजेंटल, ये जो एक्सिस है, इसके साथ ये जो s वेक्टर है, इसका इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई है, ठीक है, फाई है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि dl वेक्टर और s वेक्टर जिस प्लेन में लाई करेंगे वो प्लेन भी क्या होगा कि इस हॉरिजेंटल एक्सियल प्लेन से फाई रेडियन से इंक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से जब हम इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मैंने पहले ही बताया, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट जो हैं वो दोनों वेक्टर्स जिस प्लेन में लाई करते हैं उसका परपेंडिकुलर होता है, और डायरेक्शन जो है a क्रॉस b जो है स्क्रू रूल से डिसाइड करते हैं। तो dl वेक्टर और s वेक्टर दोनों इस प्लेन में हो गए हैं। जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है तो dl क्रॉस s करेंगे तो उसकी दिशा इधर की ओर आएगी, स्क्रू इधर की ओर टिप दिखा रहा है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो db की दिशा होगी, ये तुम देखो वर्टिकल के साथ, वर्टिकल ये y एक्सिस है तो उसके साथ ये भी फाई रेडियन से 5 डिग्री से जो भी है इंक्लाइन हो जाएगी। ध्यान देना, ये हॉरिजेंटल से वो प्लेन जिस प्लेन में dl वेक्टर और s वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो प्लेन इंक्लाइन हो गया 5 रेडियन से या 5 डिग्री से। तो ये जो dv वेक्टर है पॉइंट P पर, ये भी इंक्लाइन हो जाएगी इस वर्टिकल y एक्सिस के साथ 5 रेडियन से इंक्लाइन हो जाएगी। इसको डायग्राम में हमने दिखलाया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो डायग्राम से क्लियर होगा। तो ऊपर में करंट एलिमेंट जो टॉप मोस्ट पोर्शन में करंट बाहर आते हुए दिखलाया गया है, ध्यान देना। यहाँ पर जो करंट का फ्लो चूँकि यूँ हो रहा है तो टॉप मोस्ट पोर्शन में करंट जो है इधर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर। यूँ समझो कि इस प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर ये जो लिया गया है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर करंट जो है बाहर की ओर आ रहा है, इस पेपर से बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। और ये s वेक्टर की दिशा ये हो गई, ये dl वेक्टर और s वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये दोनों जिस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो प्लेन जो है इंक्लाइन हो गया इस हॉरिजेंटल के साथ 5 रेडियन से, जिसकी वजह से ये जो db वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जिस प्लेन में dl और s वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ये वाला प्लेन है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये हो गया पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा db। तो ये db क्या हो जाएगा कि इस वर्टिकल के साथ ये भी 5 डिग्री से इंक्लाइन हो जाएगा इधर की ओर,
क्लियर है? तो उम्मीद है इस चीज़ को समझ गए कि यहीं पर बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। अब ये dB जो वेक्टर है, इसको हम चाहे तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में इसको तोड़ सकते हैं। एक वर्टिकल कंपोनेंट्स लें तो dB cos फाई हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dB sin फाई हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम तोड़ देते हैं इस तरह से, इसके दो कंपोनेंट्स निकाल देते हैं। तो ये dB का जो वर्टिकल कंपोनेंट है पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग dB cos फाई हो गया, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dB sin फाई अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस हो गया। क्लियर है? अब एक बात समझो, ये तो रही बात यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू दिस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट which has been considered at the top most point of this current carrying ring, जिसमें करंट का फ्लो इस सेंस में हो रहा है। ठीक है? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो dl वेक्टर की दिशा इधर थी, लेकिन ये एक और एलिमेंट लेते हैं हम, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट लें। ठीक है? तो इस एलिमेंट के डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट नीचे कहीं होगा इधर की ओर, और उधर उसकी दिशा जो है इधर की ओर होगी कहीं, वो एलिमेंट नीचे की ओर इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ ध्यान देना, टॉप मोस्ट पॉइंट पर करंट इधर से आ रहा है, लोअर मोस्ट पॉइंट पर करंट इधर की ओर अंदर की ओर एंट्री ले रहा है, फिर इधर से ऐसे आ रहा है। तो अगर इस एलिमेंट के डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम एक करंट एलिमेंट छोटा सा इसी साइज का लें, तो उस एलिमेंट में करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में एंट्री ले रहा होगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है? इस एलिमेंट के कारण जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इस एलिमेंट से भी इस पॉइंट P की जो दूरी होगी वो s होगी। ठीक है? और इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर P पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वही क्रॉस रूल लगाएंगे, तो dB की दिशा इधर हो जाएगी। ध्यान देना, इस लोअर मोस्ट रिंग के लोअर मोस्ट पॉइंट पर मौजूद एक छोटा सा करंट एलिमेंट अगर हम कंसीडर करें, तो उस करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर की ओर होगी dB, और जो कि वर्टिकल के साथ वो फाई डिग्री एंगल बना रही होगी। ठीक है? और इसको भी हम चाहें, इस dB को भी हम इसके भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dB क्या हो जाएगा, dB sin फाई रहेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट dB cos फाई हो जाएगा। तो तुम देखो, अगर रिंग के हम वन पेयर ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट्स के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, पूरे रिंग को छोड़ दो, पूरे रिंग पर मौजूद दो करंट एलिमेंट्स लेते हैं, एक टॉप मोस्ट पॉइंट पर, एक लोअर मोस्ट पॉइंट पर। तुम देख रहे हो टॉप मोस्ट पॉइंट पर करंट का डायरेक्शन ये है, लोअर मोस्ट पॉइंट पर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसे वन पेयर ऑफ करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एक के कारण तो डायरेक्शन dB का इधर है, दूसरे के कारण डायरेक्शन dB का इधर की ओर है। तुम देखो, दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं dB sin फाई ईच, वो अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, वो एक का वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग है, और इस dB का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग है। और ये दोनों dB के वैल्यू जो है सेम है, क्योंकि हमने ये करंट एलिमेंट dl जो है सेम ले रखा है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl अपॉन एस स्क्वायर जो होगा उसकी वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। नतीजा ये होगा कि दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, जो कि तुम्हें साफ दिख रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, और सिर्फ और सिर्फ नेट मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर जो है इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के कंट्रीब्यूशन के कारण होगा। यानी कि अपर मोस्ट पॉइंट पर जो करंट एलिमेंट लिया गया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dB sin फाई, लोअर मोस्ट पॉइंट पर जो करंट एलिमेंट लिया गया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो भी dB sin फाई। ठीक है? मतलब किसी एक करंट एलिमेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट P पर dB, उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, जो कि अलोंग x एक्सिस से अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस एक्ट कर रहा है, सिर्फ वही जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरे एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स के द्वारा कैंसिल आउट कर दिया जा रहा है। ठीक है? तो अब ये जो पूरा रिंग है, इसमें हमने वन पेयर ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट्स के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड्स का लेखा जोखा हमने किया। हमने देखा कि इनके मैग्नेटिक फील्ड्स के वर्टिकल कंपोनेंट्स नलीफाई कर रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं अलोंग y एक्सिस, लेकिन इनका नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस जो है वो dB sin फाई रह जा रहा है। अब इस पूरे करंट कैरिंग रिंग को बहुत सारे ऐसे कई पेयर्स ऑफ
करंट एलिमेंट्स के द्वारा मिलकर के बना हुआ माना जा सकता है। ठीक है, एक जो जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो सकता है जो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स हैं, तीसरा पेयर हो सकता है, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, ऐसे करके इस पूरे रिंग को हम सैकड़ों हजारों छोटे छोटे करंट एलिमेंट्स जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट्स होंगे उनसे मिल करके कंपोज्ड मान सकते हैं। और उन सभी डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर होगा, उनके मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो रहा होगा अलोंग द वाई एक्सिस, और उनका सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dv sin phi का इंटीग्रेशन रह जाएगा। ठीक है, तो इनका सिर्फ प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ dv sin phi कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो पूरे रिंग के कारण, इंटायर रिंग के कारण जो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो प्रत्येक करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dv sin phi है, उसको इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा पूरे रिंग के लिए, जो कि हम 0 से लेकर 2 pi a तक करेंगे तो ये पूरा रिंग कवर हो जाएगा। तो अब ये काम हम करते हैं। तो ये बताओ तू लोग कि हम लिख दें कि नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर जो होगा वो BP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv sin phi हो जाएगा। और इंटीग्रेशन भी कहाँ से कहाँ तक भाई, तो 0 से लेकर के 2 pi a तक करेंगे। तो खैर पहले sin phi की वैल्यू हम पुट करते हैं। ये बताओ sin phi कितना होगा। sin phi की वैल्यू a/s होगी। तुम देखो यहाँ पर फाई का मतलब ये वाला एंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल फाई है। तो साइन फाई कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मतलब a/s, तो a/s हो गया साइन फाई की वैल्यू। तो साइन फाई यहाँ पर हो जाएगा a/s। तो ये जो dv sin phi का इंटीग्रेशन करोगे तो dv की वैल्यू बायोट-सावर्ट्स लॉ से आ गई इतनी, μ0/4 pi IDL/s²। और sin phi की वैल्यू हमने अभी बताया मॉडल के जरिए a/s हो गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B जो होगा पॉइंट P पर, दैट विल बी विच विल बी द इंटीग्रल ऑफ दिस dv sin phi। तो dv की वैल्यू पुट करते हैं, sin phi की वैल्यू पुट करते हैं। dv हो गया यहाँ से आपका बायोट-सावर्ट्स लॉ से आ गया μ0/4 pi IDL/s²। और sin phi की वैल्यू अभी हमने निकाली, a/s पुट कर दो। ठीक है, अब तुम देखो इसमें कुछ टर्म्स जो हैं कांस्टेंट्स हैं, जैसे μ0/4 pi कांस्टेंट है, चूंकि डीसी करंट फिक्स अमाउंट का करंट फ्लो रहा है, I भी कांस्टेंट हो गया। अब तुम नीचे में देखो, इसमें न्यूमरेटर में a भी जो है रेडियस ऑफ द रिंग, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। नीचे में s² × s² हो जाएगा, जो कि वो भी कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि s का मतलब हुआ √a² + r²। तो a भी कांस्टेंट है, और पॉइंट P की जो सेंटर से दूरी है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं r, वो भी फिक्स्ड है। तो ये पूरी s की वैल्यू फिक्स हो गई। तो नीचे में आपका SQ हो गया। तो जो टर्म्स कांस्टेंट है उनको इंटीग्रल साइन से बाहर करते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रल साइन से बाहर में μ0 IA/4 pi SQ हो गया। और इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ dl का होगा। और dl किसके लिए, dl कहाँ से कहाँ तक, तो पूरे रिंग के लिए। तो पूरे रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट dl है, तो पूरे रिंग के लिए हमें कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना होगा, 0 से लेकर के 2 pi a तक। चूँकि a इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग, तो पूरी रेडियस, पूरी सरकमफेरेंस जो है रिंग की 2 pi a हो गई। तो dl को इंटीग्रेट कर देंगे 2 pi a तक। तो dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, l आएगा, और 0 से लेकर 2 pi a तक उसकी वैल्यू करेंगे तो ये 2 pi a हो जाएगा। 2 pi a - 0 तो 2 pi a हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड एट P जो है μ0 IA/4 pi SQ इंटू ये 2 pi a हो गया। इसमें से पाई से कैंसिल हो गया पाई, 2 से ये 4 कैंसिल होकर के 2 बच गया। तो अब ये हो गया आपका μ0 I, अच्छा यहाँ पर 2 a हो गए न्यूमरेटर में, तो a² हो जाएगा अपॉन 2 SQ। s का मतलब r² + a² का पावर 1/2, तो SQ है तो ये पावर 3/2 हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूरे करंट कैरिंग रिंग के कारण, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के कारण जो हुआ P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो μ0 IA² 2 × r² + a² का पावर 3/2 होगी। और वेक्टर फॉर्म में बात करें तो तुम देख रहे हो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जो है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा i होता है। तो b वेक्टर को इस फॉर्म में लिखें अगर वेक्टर फॉर्म में, तो हमें इस तरीके से लिखना होगा i एसोसिएट करके। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द डिजायर्ड एक्सप्रेशन। तो ये मेन एक्सप्रेशन था जिसे हमें ऑब्टेन करना था। अब मान लो कि कोई हो सकता है कि बहुत सारे टर्न्स हों, करंट कैरिंग लूप के बहुत सारे टर्न्स हों। तो मान लो कि इन टोटल देयर आर n टर्न्स
जिससे कि मिल करके वो रिंग बना हुआ है, एन टर्न वाला रिंग है, एन टर्न वाला कॉयल है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड एन टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी और उसके लिए एक्सप्रेशन है आपका म्यू नॉट एन से मल्टीप्लाई होगा सिंपली, तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 और ये आई कैप रहेगा, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस कंसीडर करते हैं। मान लो कि एक्सियल पॉइंट पर पॉइंट सेंटर भी तो लाई करता है ना, तो एट द सेंटर ऑफ द लूप अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जानना चाहें तो एट द सेंटर ऑफ द लूप आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर ये पॉइंट P जो है पॉइंट C पर एग्जिस्ट करता है, कॉन्साइड करता है, तो R 0 हो गया। और यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं पॉइंट C पर, यानी कि एट द सेंटर ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसमें हम R की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो R जब 0 पुट करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। तो ये बन जाएगा आपका म्यू नॉट एन आई, हम यहाँ एन टर्न्स मानकर चल रहे हैं, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर की जगह हमने 0 पुट कर दिया, ए स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये 2 कैंसिल होकर के ए का पावर क्यू बच गया, तो 2a³ रह गया, ठीक है। और इसमें से ए स्क्वायर तो न्यूमरेटर में है ही, तो एक स्क्वायर वाला टर्म ये कट गया, इसमें नीचे में सिर्फ ए रह जाएगा और फाइनल रिजल्ट आपका म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, ठीक है। और एक दूसरा स्पेशल केस लेते हैं। मान लो कि पॉइंट P जो है उस करंट कैरिंग रिंग से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो वैसी स्थिति में when the point P is far away from the ring, तो वैसी स्थिति में R जो होगा, ये जो दूरी है उस पॉइंट P की फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द करंट कैरिंग लूप। तो R की वैल्यू जब A की तुलना में बहुत अधिक हो, यानी कि इतनी अधिक हो, पॉइंट इतना दूर हो कि A के मुकाबले R को बहुत ज़्यादा लिया जा सके, A को इग्नोर ही किया जा सके, ठीक है। तो वैसी स्थिति में जब हम A को इग्नोर कर दें, स्क्वायर को हम 0 के करीब मान लें, एक अप्रॉक्सीमेशन हुआ ये, तो वैसी स्थिति में यहाँ क्या बच जाएगा, तुम देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पॉइंट पर, तो आर स्क्वायर रह गया, यहाँ पर ए स्क्वायर को हमने इग्नोर कर दिया, तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये 2 कट गया, आर का पावर 3 बच गया। तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर सच ए पॉइंट, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³ हो जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³, ये हो गया म्यू नॉट एन आई। अगर हम पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ऊपर में पाई ए स्क्वायर क्या होगा, लूप की एरिया हो गई, तो इसको हम म्यू नॉट एन आई ए अपॉन ये 2πr³ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एन आई ए। ये जो है याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं बता रहा हूँ। कोई करंट कैरिंग लूप है एन टर्न्स वाला, कोई ज़रूरी नहीं कि एन टर्न्स हो, एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो ये जो एन आई ए का जो प्रोडक्ट है, ये उस करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाती है, ठीक है। दरअसल क्या होता है कि ये जो करंट कैरिंग लूप है, तुमने 10th में भी पढ़ा होगा कि एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो प्रत्येक बार मैग्नेट की जिसमें कि डाइपोल्स होते हैं, एक साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो जैसे एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है ना, तो करंट कैरिंग लूप जो कि एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसकी भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है, ठीक है। तो एन आई ए वाला जो टर्म है, इसी को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम ये जो एक्सप्रेशन आया है, इसको हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे में 4π हो जाएगा, 4πr³, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4πr³, और ऊपर में एन आई ए को हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह लें, स्मॉल m, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई जो किया था, तो ये 2m हो जाएगा। तो ये रिजल्ट जो है आपका एक्सियल पॉइंट पर, व्हेन द पॉइंट इज फार अवे, ये b की वैल्यू जो है म्यू नॉट 2m अपॉन 4πr³ होगी, ठीक है। वेयर m जो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, दिस इज इक्वल टू एन आई ए। तो यही कारण है कि जो करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, या किसी भी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसकी जो यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। ध्यान देना, एम्पियर मीटर स्क्वायर, चूंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, m इज इक्वल टू एन आई है, n की तो कोई यूनिट नहीं होगी, i की यूनिट एम्पियर होगी, एरिया स्क्वायर जो है
एन आई एरिया है, तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है एसआई सिस्टम में, तो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर ये यूनिट हो जाती है इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप की। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें इस रिजल्ट को, तो हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये बी की वैल्यू हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा सिस्टम, ये पूरा सेटअप और पूरा जो एक्सप्रेशन है, कैलकुलेशन है, ये आपको समझ में आया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।